सामाजिक विज्ञान, हमारा पर्यावरण, कक्षा 7 एनसीईआरटी भूगोल। अध्याय 2 हमारे पृथ्वी के अंदर, मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर कौन कौन से भाग है, क्या क्या धातुएं पाई जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो कि पृथ्वी वो एक जैविक ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि उसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है ना। अब चल पढ़ते हैं। पृथ्वी की एक गतिशील ग्रह है। गतिशील मतलब ये सूर्य की ओर चक्कर लगाती है, मतलब ये घूर्णन के साथ साथ परिक्रमण भी करती है। घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमना, अब परिक्रमण माने दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करना। जैसे आप किसी धार्मिक स्थान में आपकी परिक्रमा करते हो, घूर्णन नहीं। जो लट्टू होता है वो आपका घूर्णन होता है, इसी कारण आपका दिन और रात होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग, मतलब पृथ्वी के अंदर रियल में क्या क्या चीज़ें उपस्थित है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में देखिए, जब भूपट, ये परपटी है, भूपरपटी, भू माने पृथ्वी, परपटी मतलब ऊपरी परत, मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या बोलेंगे हम, भूपरपटी। अब ऊपर क्या है, पहले स्थल है, तो इसे स्थल मंडल करेंगे। तो चलिए पढ़ते। जैसे एक प्याज को पृथ्वी की एक ऊपरी सकेंद्र, मतलब जैसे आप प्याज लेते हो, पृथ्वी के अंदर की जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह में क्या करते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्या कर परपटी कहते हैं। जैसे मैंने बताया पृथ्वी की ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। सबसे पतली परत होती है यह महाद्वीपीय संग्रहित 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर होती। अब देखिए, मतलब जहाँ जमीन है वहाँ तो मोटी रहेगी जिसमें आप निवास करते हो, स्थल मंडल बोलते हो, लेकिन यह पतली, अब समुद्र में पतली इसलिए वहाँ पर गहराई है। ध्यान रखना, आपको जो रिंग ऑफ फायर है जो यूरोप के बगल में, जहाँ पास जापान है, तो वहाँ पास पतली होने की, इसलिए वहाँ पर पतला होने से वहाँ पर जो है आपका वोल्केनो आते रहते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, क्योंकि चट्टानें टूटती है तो नीचे से लावा निकलता है। तो समुद्र पर कितने किलोमीटर पर है, 5 किलोमीटर पर, और स्थल में आपका 35 किलोमीटर मोटाई है जहाँ पर मानव निवास करता है। महाद्वीप में संग्रहित कुल सिलिका तथा एल्यूमिनियम जैसे खनिजों का बने हुए थे, जिसे आप Cl कहते हैं, C फॉर सिलिका, L फॉर एल्यूमिनियम। महासागर में परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम जैसे स्थल की बात किया, इसीलिए सी में भी सिलिका तथा मैग्नीशियम भी कहते हैं। महासागर में जो होंगे तो किसका बन होगा, सिलिका और मैग्नीशियम का। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम का स्थल मंडल में महाद्वीपीय संग्रहित, ठीक है ना। स्थल की बात हो तो सिलिका और एल्यूमिनियम रहेगी, और वहीं महासागर में बात करें तो सिलिका और मैंगनीज, इसे हम सी में भी कहते हैं। जैसे ये मेंटल पार्ट है आपका, धातुई भाग, फिर क्रूड मेंटल बाह्य भाग मतलब एक्सटर्नल पार्ट। परपटी के ठीक नीचे मेंटल की सतह 2900 किलोमीटर की है, जबकि गहराई 2900 किलोमीटर की है, तथा गहराई में इसकी सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है, आपकी क्रूड। अब यहाँ विश्व की सबसे गहरी खान जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, यह गहराई लगभग 4 किलोमीटर, मतलब नीचे खोदी जा चुकी है 4 किलोमीटर तक। और तेल के लिए खोज के इंजीनियर 6 किलोमीटर तक खोज, मतलब क्या, जमीन से जो जैविक ईंधन है, आपको ईंधन क्या है जिसे जलाने पर आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो क्या आपके ईंधन कहलाती है। ठीक, पृथ्वी के केंद्र पहुंचने के लिए बिल्कुल असंभव है, मतलब केंद्र आप नीचे नहीं जा सकते, ये असंभव सी बात है, क्योंकि जितने आप नीचे जाओगे उतना आपको टेम्परेचर हाई होता जाएगा, और जैसे अब पृथ्वी के ऊपर आते जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पहुंचने के लिए बिल्कुल असंभव है, जो कि समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई पर खोदना होगा। मतलब 6000 की गहराई पर आप खोदोगे तब उसके केंद्र में जाओ। त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकिल तथा लोहे की बनी होती है, जिसे आप नी फॉर निकिल, एफ फॉर फेरस कहते हैं। जैसे केंद्रीय कोड का तापमान दाब उच्च होता है, काफ़ी उच्च होता है, मतलब बहुत टेम्परेचर रहता है। पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा परपटी है और 84% मेंटल का है, और 15% हिस्सा क्रूड का है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर की है। शैल एवं खनिज, आखिर शैल और खनिज, शैल एवं खनिज, शैल क्या होते हैं, ये चट्टानें होती हैं। अब खनिज जो पृथ्वी से निकाले उनमें से कौन कौन से खनिज है देखते हैं। पृथ्वी की परपटी में अनेक प्रकार की शैलें मतलब चट्टानें पाई जाती हैं। पृथ्वी की परपटी से बने वाले खनिज पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। मतलब पिंड क्या होता है, एक प्रकार का आपका पदार्थ जैसे गोलाकार होगा, उसमें आप
प्राकृतिक पिंड को क्या बोलेंगे? उसको सैल। सैल के विभिन्न रंग, आकार और गठन, भिन्न रंग के और विभिन्न आकार के और विभिन्न प्रकार के उसके संगठन पाए जाते हैं। मतलब उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? मुख्य रूप से सैलें 3 प्रकार की होती है: अग्नीय इग्नियस सैल, अवसादी सेडिमेंट्री सैल और कयांत्रिक मेटामॉर्फिक सैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। मतलब मैग्मा क्या है? मैग्मा जो आप लावा बोलते हो, पृथ्वी के अंदर गर्म पदार्थ जितना ऊपर आकर ठंडा हो जाता है, लेकिन द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार के बने सैल को अग्नि। अग्नि मतलब क्या होता है? अग्नि से बने हुए, जो लावा एकदम अग्नि जैसा रहता है, तो इसलिए अग्नि द्रव उसके द्वारा जो चट्टानें बनेंगी आपको, तो क्या कह लेंगे? अग्नि शैलें कहलाती। ये प्राथमिक शैलें होती और अग्नि शैलें 2 प्रकार की होती, अंतर्भेदी शैल और बाहिर्भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकले वाले लावा की कल्पना कर सकते हो? वास्तव में आग की तरह लाल द्रव, वैसे बताया ना कि जो कैसा रहेगा? लाल द्रव अवस्था में, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है और यह द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। मतलब वो जो द्रवित है वो पहले तो आग जैसा रहेगा, धीरे धीरे वातावरण के संपर्क में आने पर ठंडा होता जाएगा। और परपटी के इस प्रकार के बने सेल को बाहिर्वेदी, जो कि बाहर वो बन गए तो उसे बाहिर्वेदी सेल। अब कुछ ऐसे होते हैं कि नीचे से तो चल रहे हैं लेकिन वहीं ठंडा हो गया तो वो अंतर्भेदी सेल हो, वहाँ अंदर की ओर सेल बना लिया। अगर जो वही बाहर बन गया तो बाहिर्वेदी सेल। इग्निशियस, ये लैटिन इग्निस का अर्थ होता अग्नि। सेडिमेंट्री का शब्द सेडिमेंट्री का जिसका अर्थ है स्थिर रहता। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द जैसा मेटाफोर्स जिसका होता है रूप मतलब इसमें क्या है? रूप परिवर्तन हो जाएगा। अब आगे अग्नि शैल कहती है, ये तो पढ़ लिए। इनकी रचना बहुत ही महीन दानों, बाहिर्वेदी की। दूसरा, इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों को बना होता है जो द्रवित मैग्मा या कभी कभी भूपर्पटी के अंदर की गहराई में ही ठंडा हो जाता है। मतलब गहराई में ही ठंडा हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका? और इस प्रकार के बने ठोस सेल को अंतर्भेदी, क्योंकि जब अंदर वो ठंडा हो गया तो अंतर्भेदी, अगर जो वही बाहर आ गए तो बाहिर्भेदी सेल कहलाएंगे। धीरे धीरे ठंडे होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं, जिसे ग्रेनाइड कहते हैं। ग्रेनाइड ऐसे ही सेल है जिसके उदाहरण से आप लेई या मसालों के दानों के चूर, जैसे आप काली मिर्च देखे हो इसके चूर थोड़े थोड़े आपको दिखाई देते हैं, वैसे ही ये अंतर्भेदी के दिखाई दे ग्रेनाइड के, जिन्हें अपघर्षण या पत्थरों के अपघर्षण मतलब पत्थरों के टकराव से उपयोग से भी बनते हैं। जो ग्रेनाइट बने होते हैं, सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं और ये छोटे टुकड़े को अवसाद बोलते हैं। जैसे कहीं नदी पर आप देखी होगी, नदी बहाव के तो वहाँ पर ही छोटे छोटे टुकड़े जमाव कर लेते हैं, उसे क्या बोलेगा? अवसाद। अब ये किससे टूटते हैं? अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं। पानी के साथ हवा के साथ ये एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं और जमा हो जाते हैं। ये अदृश्य अवसाद दब कर एक ठोस सेल का, मतलब यही धीरे धीरे क्या जम कर एक चट्टान का निर्माण कर लेंगे, सेल का निर्माण कर लेंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे? अवसादी सेल कहलाते। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनते हैं और इन बलुआ पत्थर जितने जो मूर्तियाँ बनाते हैं ये सब बलुआ पत्थर से ही, क्योंकि छोटे छोटे रहते हैं, उनको किसी भी आकृति बनाने में ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। रेत के दानों बने होते हैं। सेलों में पौधों तथा जानवरों के अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी कभी इन सवालों में रहते थे जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब जैसे अब कोई पत्थर है उसमें धीरे धीरे जमा होता है, उसमें जीवाश्म में क्या होता है? जीवों के अंश, मतलब जो उसका शरीर है वो उस पर चपक गया और उसके ऊपर परत पर दर परत चढ़ जाती है, तो होते जीवाश्म। ये सेल लुढ़क कर एक, अब यहाँ पर सब आप पढ़ रहे हैं, अग्नेय शैलें एक अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कयांत्रिक सेलों में परिवर्तित, मतलब इसको उच्च ताप और दाब पर कर देंगे तो वो कयांत्रिक सेल में रूपांतरित हो। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी के स्लेट या चूने पत्थर या संगमरमर, ये परिवर्तित इसके उदाहरण हैं अवसादी चट्टानों के। ठीक है, फिर आगे सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी, मतलब जो चट्टानें हैं या सेल है जिसे पत्थर बोलते हो, ये कठोर सेल का उपयोग सड़क बनाने, घर बनाने, इमारत बनाने के लिए करते हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं, जैसे के लिए आप 7 पत्थर या पिट्ठू
चिवड्डी, स्टूप या टिक-टिक, मतलब पत्थरों को आप खेल के उपयोग में करते हो। दादा दादी माता पिता के पड़ोसियों आदि को पूछकर कुछ खेलों के जानकारी एकत्रित करिए। अब देखिए यहाँ पास आ गया, अनेक स्मारकों में एकत्र किए गए इन शैलों के चित्र। अब देखिए यहाँ पर लाल किला में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग, जैसे मैंने बताया कि लाल बलुआ पत्थर का उपयोग अब मूर्तियाँ बनाने में ज़्यादा, इतिहास में ज़्यादा मूर्तियाँ इसी से बनाई गई हैं। और ये अब शादी सफ़ेद संगमरमर, ताजमहल जो बना किसके, संगमरमर का बना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दशाओं में प्रकार के शैल चक्रीय तरीके एक दूसरे में, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो होते रहते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन की प्रक्रिया शैल चक्र, मतलब चक्र क्या होता है, चलता रहता है ना। ऐसे ही इनके जो शैल बनाने का निर्माण है, ये एक दूसरे मतलब रूप परिवर्तन होता रहता है। आप जानते हैं द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्निय शैल बन जाता है और अग्निय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होकर अवसादी, देखिए ना वही परिवर्तन हो रहा है, एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। ताप एवं दाब के कारण ये अग्निय शैल अवसादी शैल में कायांतरित हो जाती, मतलब रूपांतरित हो जाती हैं और कायांतरिक शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरिक शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है और ठंडा होकर ठोस अग्निय शैल में परिवर्तित हो जाए। जैसे यहाँ देखिए आपका ये है मैग्मा, फिर ये अग्निय शैल है उसी से बनी, फिर धीरे धीरे में अवसाद हुआ और फिर ये अवसादी शैलें यहाँ पास बनी, फिर कायांतरित हुई और फिर ये हो गई। मतलब ये एक दूसरे से देखिएगा जुड़े रहते हैं, मतलब इनका रूप परिवर्तन होता है। शैल विभिन्न खनिजों के बने होते, जो खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, मान होता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा आपके शैल, इसमें खनिज को अधिकता रहती है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग हम ईंधन के रूप में कहते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, डीजल, और इसका उद्योगों में औषधि तथा उर्वरक में भी किया जाता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आपके राज्य में कौन से पाए जाते हैं, खनिज कौन से पाए जाते हैं, अपने कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्रित करिए। मतलब आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनको आपको खोजना है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।